गांव के एक साधारण से परिवार में बहू सुमन की नई नई शादी हुई थी। सुमन भी एक अच्छे खासे परिवार से थी। आओ आओ बहू, तुम्हारा इस गरीब खाने में स्वागत है। लेकिन बहू, एक बात याद रखना, ससुराल में बहू का असली काम रसोई घर से ही शुरू होता है। तो कल सुबह पहली रसोई में जो तुम बनाना चाहो बना देना। अब तुम आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन जब वो रसोई में जाती है तो वो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि वहाँ रसोई के नाम पर एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है और पास में ही कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं, जिस पर ही उसे अपनी पहली रसोई करनी है। सुमन ये सब देखकर इसलिए भी परेशान थी क्योंकि उसने पहले कभी अपने मायके में चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था। फिर तभी वहाँ उसकी ननद चंदा वहाँ आती है। क्या हुआ भाभी, आप इस चूल्हे को क्यों देके जा रही हो? वैसे आप आज अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? चंदा, ये क्या? यहाँ तो रसोई के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा है। वैसे मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाना आता ही नहीं। तुम ऐसा करो, मैं जो अपने साथ 2 बोरे लाई हूँ उसमें से वो सब सामान निकाल दो। फिर चंदा वहां रखे उन बोरों में से सामान निकालने लगती है, जिसमें गैस चूल्हा, खाने पीने के बर्तन, सब्जी मसाले और भी सामान निकालती है। अरे वाह भाभी, आप तो अपने साथ इतना सब सामान लेकर आई हो, और गैस चूल्हा भी। अब तो हमें इस मिट्टी के चूल्हे पर भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो अच्छा हुआ जो मेरे पिताजी ने दहेज में ये सब दे दिया, वरना मुझे धुएं में खाना बनाना पड़ता। चंदा वहां से चली जाती है और सुमन साथ लाए हुए गैस चूल्हे पर खाना बनाने लगी। खाना सभी को बहुत पसंद आया। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ सुमन, खाना तो सच में बहुत अच्छा है। माँ, तुम्हें पता है भाभी अपने साथ सब सामान लाई हैं। वो गैस चूल्हा, बर्तन, मसाले, सब्जियाँ सभी लेकर आई हैं। चलो अच्छी बात है जो बहू ये सब ले आई। सुमन की आज पहली रसोई थी तो वो किसी से कुछ नहीं बोली और चुप रही। फिर अगले दिन जब चंदा सुबह सवेरे रसोई घर में जाकर गैस पर चाय बनाने लगती है कि तभी सुमन वहां आ जाती है। चंदा, तुम ये क्या कर रही हो यहाँ? वो भाभी, मैंने सोचा कि तुम बहुत थक गई होंगी तो मैं चाय बना लेती हूँ। चंदा, तुमने कभी अपने सपने में भी इतने अच्छे अच्छे बर्तन और गैस चूल्हा देखा है जो तुम मेरे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने लगी हो? भाभी, आप ये क्या बोल रही हो? मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी। चंदा वहां से चली जाती है और सुमन चाय बनाने लगती है। फिर दोपहर को खाना बनाने का समय आता है तो सुमन अकेली ही सभी के लिए खाना बनाती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सुमन किसी को भी अपने लाए हुए सामान से हाथ तक नहीं लगाने देती थी। इसीलिए उसे घर के सभी सदस्यों का खाना अकेले ही बनाना पड़ता था। फिर एक शाम वो अपने पति राजीव से कहती है, राजीव देखिए ना, घर में सभी का खाना मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। ऐसा कब तक चलेगा? सुमन, तुम किसी को रसोई में अपने बर्तनों से हाथ तक नहीं लगाने देती, तो भला कौन ही तुम्हारी मदद करेगा? जी, ये कौन सी बात हुई? वो सब सामान मेरा है, मेरे पिताजी ने दिया है, तो मैं किसी को अपने सामान से हाथ क्यों लगाने दूं भला? अरे तो कोई तुम्हारे बर्तनों से हाथ लगा भी देगा तो कौन से टूट जाएंगे वो? और हाँ, वो मेरी माँ और बहन है, कोई और बाहर का तो नहीं। जी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अपनी माँ और बहन और ससुर जी से कह दो कि वो अपना खाना अलग बना लिया करें, वरना हम ही अपने लिए कोई अलग से घर ले लेते हैं। राजीव उस समय कुछ नहीं बोला और वो दोनों सो गए। फिर अगले दिन जब राजीव अपने काम पर से वापस अपने घर लौटा तो सुमन अपनी सास और ननंद को भला बुरा सुनाने और झगड़ने लगी थी। राजीव ने सुमन का ये रूप कभी नहीं देखा था। सुमन, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपनी माँ से और ननन से बात करने का तमीज नहीं है क्या? राजीव, मैंने तुमसे कल ही कहा था कि हमारी रसोई अलग अलग हो जानी चाहिए, पर यही है कि जो मेरी रसोई में घुसती हैं और मेरे सामान को हाथ लगाती रहती हैं। अरे हाथ लगा भी देती हैं तो क्या हो गया?
कोई तुम्हारे सामान को चोरी करके थोड़ी ले जा रही हैं। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो चलो बांध लो अपना दहेज का सामान, अब हम अलग ही रहेंगे। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? नहीं माँ, अब इसे अलग ही रहना है तो रहने दो। सुमन ये सुनकर मन ही मन तो बहुत खुश थी, लेकिन उसको अभी ये नहीं मालूम था कि जो खुशी सबके साथ मिलजुल कर रहने में है, वो अकेले रहने में नहीं। तब सुमन जल्दी से अपना सब सामान पैक कर लेती है। राजीव के परिवार वाले राजीव को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और शहर आकर वो एक छोटे से कमरे में रहने लगते हैं, जिसका किराया भी 5,000 रुपए था। सुमन शहर में आकर बहुत खुश थी। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमन रसोई में खाना बनाती है। तब अरे यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या बनाऊं? हाँ, पुलाव बना लेती हूँ, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। फिर सुमन ने पुलाव बनाया और खाकर अपने कमरे में लेट गई। सुमन का ऐसे लेटे लेटे मन नहीं लगता था। यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ तो कोई किसी से बात नहीं करता, कम से कम मैं वहाँ ननन से बात भी कर लिया करती थी, और राजीव भी अपने काम पर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही और दिन बीत जाते हैं। अब सुमन को वो शांत घर काटने को दौड़ता था, लेकिन अब सुमन को भी समझ आ चुका था कि अकेले रहने और परिवार के साथ रहने में क्या अंतर है। फिर राजीव जब शाम को अपने घर वापस आता है तो सुमन उससे बात करती है। राजीव, चलो हम अपने घर ही चलते हैं, मेरा मन नहीं लगता है यहाँ, मेरे साथ कोई बात करने को भी नहीं है, और जब तुम भी अपने काम पर चले जाते हो तो ये घर इतना शांत हो जाता है कि मुझे काटने को दौड़ता है। चलो ना राजीव, हम अपने घर चलते हैं, अब मुझे सब समझ आ गया है। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें ही अलग रहना था ना, तुम्हें ही अपनी अलग रसोई बनानी थी। अब चलो कोई बात नहीं, कल ही हम अपने घर चलते हैं। फिर अगले ही दिन राजीव सुमन के साथ वापस अपने घर आ गया। तब सुमन ने अपनी सास और ननन से माफी मांगी। माँ जी, ननन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस दिन पता नहीं आपको गुस्से में कितना भला बुरा बोल दिया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, गलतियां सबसे होती हैं। हाँ भाभी, और आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप तो मुझसे बड़ी हैं। अब सुमन को सब समझ आ जाता है कि वो खुशी अकेले रहने में नहीं, जो खुशी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने में है, और इस तरह वो सभी मिलजुल कर रहने लगती हैं। राजश्री अपनी बेटियों के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी चारों बेटियां शीशे में खुद को निहारते हुए तैयार हो रही थी। आज तो हम चारों किसी परी से कम नहीं लग रही। देखना तुम सब, जब हम चारों तितलियां शादी में तैयार होकर पहुंचेंगी तो कैसे सब वहां पर सब हमें ही देखते रह जाएंगे। हाँ, सब तुम तितलियों को ही तो देखेंगे, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती, ये तुम चारों के पास इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी तुम चारों को हमेशा ये पटियाला सूट ही क्यों पहनना होता है? मेरी तो समझ में ही नहीं आता। आप तो अच्छे से जानती हो ना, हम चारों इन पटियाला सूट में स्वर्ग की अप्सराएं लगती हैं। अरे ओ स्वर्ग की अप्सराओं, जल्दी से तैयार होकर चलो, नहीं तो मैं तुम सबको यहीं छोड़कर अकेले ही पार्टी में चली जाऊंगी, फिर आना अकेले ही। अपनी माँ का गुस्सा देख वो चारों जल्दी से तैयार होकर अपनी माँ के साथ फंक्शन में चली जाती हैं। वहाँ फंक्शन में पहुँचते ही सबकी नज़र उन चारों बहनों पर जाती है, जहाँ हर कोई फंक्शन में साड़ी, लहंगा या ड्रेस पहनकर घूम रहा था, तो वहीं ये चारों बहनें पटियाला सूट पहनकर बेहद ही हसीन लग रही होती हैं। तो इसलिए फंक्शन में हर किसी की नज़र उन चारों बहनों पर ही होती है। उसी फंक्शन में सुनीता नाम की एक महिला भी होती है, जो उन चारों को देखकर किसी से पूछती है, ये चार लड़कियां कौन हैं? दिखने में इतनी खूबसूरत हैं, अगर ये चारों मेरे घर की बहू बन जाएं तो इसका चांद उतर आएगा मेरे घर। ये हमारे एक रिश्तेदार की बेटियां हैं, तुम कहो तो बात करूँगा उनसे। हाँ, क्यों नहीं, करो। तब वो आदमी राजश्री से बात करता है, जिसके बाद सुनीता अपने चारों बेटों के साथ उनके घर आती है और शादी तय करके चली जाती है। फिर कुछ दिनों में उन चारों की शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। उनके ससुराल से उन चारों का शादी का जोड़ा आता है।
देखो तो समदन जी ने कितना सुंदर शादी का जोड़ा भेजा है तुम चारों के लिए। ओहो, लेकिन ये तो लहंगे हैं और हम चारों को तो अपनी शादी में पटियाला सूट ही पहनना है। हाँ माँ, हमें नहीं पहनना ये लहंगा। तुम चारों का कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? नहीं माँ, हमें कुछ नहीं पता। आजकल ब्राइडल के लिए भी इतने सुंदर सुंदर पटियाला सूट आते हैं। हम तो वही पहनेंगे, नहीं तो हम शादी कभी नहीं करेंगे। अपनी बेटियों के जिद के आगे राजश्री भी घुटने टेक देती है और अपनी चारों बेटियों को ब्राइडल पटियाला सूट दिलवाती है। फिर शादी वाले दिन चारों ब्राइडल पटियाला सूट पहनती हैं, जिसे देख सब उनकी सास से कहती हैं, अरे ये क्या सुनीता, तेरी बहू ने तो लहंगे पहने ही नहीं, पटियाला सूट पहनकर ही शादी कर ली। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, पटियाला सूट ही तो पहना है, कोई छोटी स्कर्ट या फ्रॉक तो नहीं पहनी है ना। शादी के बाद चारों ब्राइडल पटियाला सूट में विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं। शादी की रस्मों में सब थक जाती हैं, इसलिए सुनीता अगले दिन उन चारों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म रखती है। फिर अगले दिन, ये लो बहुओं, आज शाम को तुम सब अपनी मुंह दिखाई में ये साड़ियाँ पहनना, देखना इनमें तुम सब और भी सुंदर लगोगी। फिर ये कहकर सुनीता अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन साड़ी देखकर उन चारों का मुंह बन जाता है। ये क्या यार, मुझे तो नहीं पहननी ये साड़ी वाड़ी। और क्या, कितना सुंदर पटियाला सूट बनवाया है हम सब ने अपनी मुंह दिखाई के लिए। लेकिन माँ जी पूछेंगी तो क्या कहेंगे? कहना क्या है, बोल देंगे कि हमें साड़ी वाड़ी पहनना नहीं आती, और फिर ये सूट भी तो ट्रेडिशनल सूट ही है। शाम को चारों बहुएं अपने मायके से लाया हुआ पटियाला सूट ही पहनती हैं, जिसे देख मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। हे भगवान, सुनीता की बहुओं को तो देखो, आज भी ये पटियाला सूट पहनकर बैठी हैं। ऊपर से या तो किसी का बाजू नहीं या किसी का गला इतना नीचा है, और सूट की लंबाई भी तो कितनी छोटी है। सच में सुनीता, तेरी बहुओं ने तो सारी हदें ही पार कर दी। कितनी बेशरम है ये सब तो। आंटी जी, आप हमें बेशरम कह रही हैं, लेकिन ढोल पर आधी अधूरी साड़ी पहनकर नाचने वाली, वो जो जिसका ब्लाउज बहुत ही डिप था, वो आपकी बहू ही थी ना। चुप कर, और कम से कम मेरी बहुएं साड़ी तो पहनती हैं। चलो यहाँ से, बड़ी आई हमें समझाने वाली। वो सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी सुनीता की सभी बहुएं साड़ी या कुछ और पहनने की बजाय हर वक्त पटियाला सूट ही पहनती थी। ये सब देख अब कहीं ना कहीं सुनीता भी अपनी बहुओं के पटियाला सूट से तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन, बहुओं, आज गांव से तुम्हारी मासी आने वाली है, तो मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कुछ दिनों तक तुम चारों साड़ी ही पहनना, नहीं तो मासी को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वो चारों किसी की नहीं सुनती और अब भी पटियाला सूट पहनकर ही घूमती हैं। शाम को जब मासी आती हैं तो चारों बहुएं पाँव छूने के लिए झुकती हैं, जिससे उनका डिप गला नजर आ जाता है। तब उन चारों को ऐसे देख मासी को बहुत गुस्सा आता है। छी 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 सुनीता, तेरी बहुओं ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने। तू तो गांव में कितनी सभ्यता से रहती थी, लेकिन लगता है अब तो तुझ पर भी शहरी रंग चढ़ गया है, जो अपनी बहुओं को कुछ नहीं कह रही। फिर अपनी बड़ी बहन से इतनी बातें सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगता है और तब वो अपने कमरे में चली जाती है। उसकी बहन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और इधर उसकी चारों बहुएं आपस में, आज हमारी वजह से हमारी सासू माँ को कितनी बातें सुननी पड़ी और उनकी आंखों में हमारे कारण आंसू भी आ गए। उनको मनाने का मेरे पास एक आइडिया है। सपना उन सबके कानों में कुछ कहती है, जिसके बाद वो चारों अपनी मुंह दिखाई पर सास की दी हुई साड़ी पहनती हैं और सुनीता और मासी के पास चाय बनाकर ले जाती हैं। तब अपनी चारों बहुओं को इस रूप में देख वो दोनों बड़ी ही खुश होती हैं। अब वो चारों कभी कभी पटियाला सूट तो कभी कभी साड़ी पहनती हैं, जिससे वो चारों तो खुश थी ही, साथ में उनकी माँ और सास सुनीता भी। नेहा की सहेली शीतल की शादी तय हो गई थी। शीतल लव मैरिज कर रही थी
और वो अपनी लव मैरिज को लेकर बहुत ही खुश थी। यार नेहा, सचमुच मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी लव मैरिज की विश पूरी हो गई। मेरा प्यार 7 जन्मों के लिए मेरा होने जा रहा है। कितने लोग हैं जो लव मैरिज को तरसते हैं, उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, पर मुझे तो लगता है कि लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है। उसमें 2 लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे की सारी बातें शेयर करते हैं, फिर आसानी से हम शादी करके ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो काफ़ी समय से हमारे साथ होता है। पर मेरा मन था कि तू भी लव मैरिज करे, पर अब तेरी तो लव मैरिज होने से रही, तुझे तो अरेंज ही करनी पड़ेगी। तुम तो जानती हो शीतल, नीरज ने मुझे धोखा दिया है। उसने विदेश जाकर वहीं एक लड़की से शादी कर ली और वहीं सेटल हो गया। इसी वजह से मेरा प्यार पे से मन उठ गया है। अब तो मम्मी पापा जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूँगी। हाँ, अब तो तुझे ना चाहते हुए भी अरेंज मैरिज करनी ही होगी। अब चल, मैं चलती हूँ, मुझे शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। वो मुझे समीर के साथ मार्केट जाना है। शीतल की लव मैरिज की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। वहीं नेहा थोड़ी उदास थी, क्योंकि वो भी लव मैरिज करना चाहती थी, पर जिस लड़की से वो प्यार करती थी उसने साथ नहीं निभाया। अब अरेंज मैरिज को लेकर नेहा के मन में बहुत से सवाल थे। फिर कुछ दिनों बाद शीतल की शादी हो जाती है और इधर नेहा का रिश्ता भी तय हो जाता है। संजय बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती भी है। ज्वेलरी का पूरा शोरूम अकेले ही संभाल रखा है। हमारी नेहा बड़ी किस्मत वाली है जो इतना अच्छा लड़का इसे मिला है। हाँ वो तो है। वैसे पंडित जी बोल रहे हैं 20 दिनों के बाद शादी का शुभ मुहूर्त है, फिर उसके बाद 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। अब हमें बहुत जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करनी होगी। फिर 20 दिन बाद शादी का सुनकर नेहा घबरा जाती है, क्योंकि वो संजय को अभी ठीक से मिली भी नहीं थी और ना ही उसकी संजय से ज़्यादा बात हुई थी। अरे यार सॉरी नेहा, मैं तेरा फ़ोन नहीं उठा पाई। वो क्या है ना कि समीर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। बोल रहे थे कि पहले वो खा लो, फिर उसके बाद किसी से बात करो। तुम तो जानती ही हो, अब पति प्यार से ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाए तो किस बीवी का मन नहीं करेगा शौक से खाने का। वैसे क्या हुआ, तू मुझे फ़ोन कर रही थी, सब ठीक तो है ना? वो शीतल, मेरी शादी पक्की हो गई है। 20 दिन बाद मेरी शादी है। क्या 20 दिन बाद तेरी शादी है? पर तू तो अभी लड़के को जानती भी नहीं है। वैसे तू संजय से मिली है क्या? नहीं, बस वहीं जब सगाई पक्की करने के लिए आए थे तभी हल्की फुल्की सी बात हुई थी। हाँ, उनका फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि आज कुछ देर के लिए मैं उनके साथ बाहर चलूं, तो आज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं, अब तो तुझे अरेंज मैरिज करनी ही पड़ेगी। देखो क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ही बढ़िया रहती है। देखना मैं कितनी खुश हूँ। समीर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। मेरी नज़र में तो लव मैरिज ही अच्छी है, पर कोई नहीं। शीतल की अटपटी सी बातें सुनकर नेहा और परेशान हो जाती है। उस दिन संजय उसे सबसे पहले मंदिर ले जाता है और उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? हम ऑर्डर कर देते हैं। जी, आपको जो पसंद है आप मंगा लीजिए, मैं उसी में से थोड़ा ले लूँगी। अच्छा ओके, तो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये लव मैरिज होती तो मेरी पसंद का आता। बताओ तो, दोबारा भी नहीं पूछा और झट से ऑर्डर कर दिया, वो भी अपनी पसंद का। नेहा वॉशरूम चली गई। फिर कुछ देर बाद जब वो लौटी तो वो हैरान थी। खाने की टेबल पर वही सारी डिशेस रखी हुई थी जो नेहा को पसंद थी। ये सब तो मेरी पसंद का है, क्या आपको भी ये सब पसंद है? वो दरअसल आज से पहले तो नहीं था, पर अब तुम्हारी हर पसंद मेरी पसंद होगी। मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछ लिया था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हें वो गोलगप्पे भी बहुत पसंद है। हम रास्ते में वो भी खा लेंगे, पर वो मैं तुम्हें एक फेमस जगह है वहाँ से खिलाऊंगा। पर खट्टे पानी वाले। खट्टे पानी वाले, चलो मैं भी एक दो खा लूँगा। वैसे नेहा, बाकी तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। नेहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूँ। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई कमी ना रहे।
तुम तो मेरे लिए बेस्ट वाइफ बनने जा रही हो और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। नेहा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि संजय उसे इतना प्यार करेगा। फिर उसके मन की सारी टेंशन दूर हो गई। उस दिन नेहा ने संजय के साथ बहुत एंजॉय किया। संजय ने उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दी और शादी की सारी शॉपिंग भी संजय और नेहा ने एक साथ की। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद नेहा ने सारे घर की जिम्मेदारियों को अकेले ही संभाल लिया। वो बढ़िया बढ़िया पकवान अपने पति को बनाकर खिलाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल खाना बनाना भी नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी सास से खाना बनाना सीख लिया। नेहा की एक ही कल्चर में शादी होने के नाते नेहा अपने ससुराल के रीति रिवाज झट से सीख गई। आज की पूजा की सारी तैयारियां नेहा बहू ने की है। इसने मुझे किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिस वजह से उसे अपने ससुराल वालों के रीति रिवाज सीखने में वक्त लगने लगा, जिससे शीतल को अपने ससुराल में एडजस्ट करने में वक्त लगता है। फिर एक दिन नेहा और संजय एक शादी में गए थे, जहां शीतल भी समीर के साथ पहुंचती है, जहां वो देखती है कि पूरी शादी में संजय नेहा का खूब ख्याल रख रहा है और उसकी हर फरमाइश पूरी करता है। ये सब देख शीतल और नेहा की गलतफहमी अब दूर हो गई कि अरेंज मैरिज में हम वो प्यार नहीं पा सकते जो लव मैरिज में पाते हैं। अब लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, बात आती है वो है एक अच्छे पार्टनर की। जब लड़का और लड़की दोनों की सोच मिल जाती है तो रिश्तों में अपने आप ही प्यार आ जाता है। बस जरूरत होती है अपने आपसी प्यार और एक दूसरे की दिल की भावनाओं को समझने की।